हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है हमारा। इससे पहले हमने पढ़ा था अमीनो एसिड्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, और अब हम इसी को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था कि किस तरह से जो है हम इनको सेपरेट करते हैं, या हमने कोई लीफ ले ली या फिर लिवर का पार्ट ले लिया, उसको हमने पीस दिया और फिर उसको फ़िल्टर किया। तो एक ऊपर जो है वो फिल्ट्रेट, जो नीचे है वो फिल्ट्रेट बच जाता है, और ऊपर जो है वो इनसॉल्युबल पार्ट जो है वो बच जाता है। तो जो सॉल्युबल पार्ट है एसिड में, उसमें हमने देखे थे बहुत सारे जो है केमिकल, जो कंपाउंड्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो मिलते हैं। और इनसॉल्युबल पार्ट जो है उसमें भी बहुत सारे जो है एलिमेंट्स मिलते हैं। तो यहाँ जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये अम्ल के अविलेयी भाग में जो है दूसरी श्रेणी के ये वृहत अणुओं की तरह ये जो है पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। जैसे बाकी के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उन्हीं की तरह ये भी जो है पॉलीसैकेराइड्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? एक लंबी सी जो है चेन होती है, जो श्रृंखला होती है शर्करा की। एक लॉन्ग चेन होती है शुगर की। जैसे कि कपास का जो है कॉटन का जो थ्रेड है वो भी जो है सेलुलोज का बना होता है। तो ये जस्ट लाइक दैट एक लंबे जो है श्रृंखला सूत्र की तरह ये विभिन्न प्रकार के एकल सैकराइड से मिलके बने होते हैं, यानी मोनोसैकराइड से मिलके बने होते हैं। मोनोसैकराइड्स इनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पॉलीसैकराइड्स की। जैसे कि सेल्यूलोज है, तो वो एक पॉलीमरिक पॉलीसैकराइड है। सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसैकेराइड होता है। तो ये एक ही तरह के मोनोसैकेराइड से बना होता है, जैसे कि ग्लूकोज का ये बना है। तो ये सेलुलोज क्या हो जाएगा? समबहुलक हो जाएगा, यानी होमोपॉलीमर हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा पॉलीमर्स का बना होता है तो वो हेट्रोपॉलीमर हो जाता है। लेकिन ये एक ही जो है पॉलीमर से बना है, यानी कि ग्लूकोज से बना है, जो मोनोसैकेराइड है उससे। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक सिंपल होमोपॉलीमर हो जाएगा। और स्टार्च भी एक इसी तरह का जो है पॉलीमर होता है। ये परिवर्तित रूप है स्टार्च एलिमेंट, ये सेलुलोज से भिन्न होता है। ये जो है स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी होता है इन प्लांट्स में स्टार्च के रूप में ही जो है स्टोर होता है फूड। और एनिमल्स में इसका वेरिएंट है ग्लाइकोजन। प्राणियों में ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है, क्योंकि हम में जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है फूड वो स्टोर होके रहता है, और जो प्लांट्स हैं उनमें स्टार्च के रूप में होके रहता है। ये एक पॉलीमरिक चेन होते हैं। इसके अलावा इनुलिन जो है वो फ्रुक्टोज का बहुलक होता है। और पॉलीसेक्राइड चेन जो है वो, जैसे कि इसको हम, जैसे कि ग्लाइकोजन में, तो इसका जो राइट एंड होता है, जो दाहिना सिरा है, वो अपापचय होता है, अपापचयक होता है। और जो लेफ़्ट वाला है यानी बायां सिरा है वो अनअपापचयक कहलाता है। तो ये याद रखना कि राइट वाला एंड जो है वो रिड्यूसिंग एंड होगा, और लेफ़्ट वाला एंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड कहलाता है इसका। इसकी जो ब्रांचेस है एक डायग्राम में शो कर रखी है, जैसे कि यहाँ पे है। सो ये वाला एंड जो है इसका, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसका। जो पॉलीमर है ग्लाइकोजन का, एक अंश का चित्रात्मक प्रदर्शन किया गया है यहाँ पे। तो इसका क्या है कि लेफ़्ट एंड जो है दैट इज़ रिड्यूसिंग, एंड दो राइट एंड जो है वो है नॉन रिड्यूसिंग है। सॉरी, राइट एंड जो है वो रिड्यूसिंग है और लेफ़्ट एंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। अब क्या है कि जो स्टार्च है उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। द्वितीयक कुंडलीदार संरचना मिलती है स्टार्च में। इसलिए इसमें क्या होता है कि जो आयोडीन का मॉलिक्यूल होता है उसको ये होल्ड करके रख सकते हैं। ये आयोडीन अणु जो है इसके कुंडलित भाग से जुड़े होते हैं। इसलिए ये वाला जो है आयोडीन अणु मंड से जुड़कर जो है नीला रंग देता है। ये स्टार्च वाला जो है आयोडीन उसके साथ जुड़ेगा तो ये ब्लू कलर देगा। लेकिन सेल्यूलोज में जो है ये हेलिकल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इसलिए आयोडीन जो है उसके साथ अटैच नहीं हो सकता है। जब हम टेस्ट करते हैं तो ये आयोडीन वाला, तो ये ब्लू कलर आ जाता है स्टार्च में। और ये सेलुलोज में जो है ये इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं है, तो ये आयोडीन जो है वो होल्ड करके नहीं रख सकता है। अब क्या है कि प्लांट सेल जो है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और जो कागज़ है जो हम प्लांट की पल्प से
निकालते हैं। और उसके अलावा जो कॉटन फाइबर है, ये भी दोनों सेल्यूलोज़ के ही एग्जाम्पल हैं। सेल्यूलोजिक होते हैं, ये सेल्यूलोज से बने होते हैं। और इसके अलावा जो नेचर है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं। उनमें बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड है, रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा है, जैसे ग्लूकोजामीन है, एनेसिटाइल है, ग्लूकोज अमीन है। सो ये सारे क्या है कि गैलेक्टोज़मीन है, एनेसिटाइल गैलेक्टोज़मीन, ग्लूकोज़मीन, ये सारे जो है केमिकली मॉडिफाइड शुगर हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बहुत सारी पॉलीसैकेराइड्स के। और जैसे कि काइटिन है जो कि आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन बनाता है, बाह्य कंकाल बनाता है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड ही होता है। सो ये जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं ये मोस्टली होमोपॉलीमर्स होते हैं, अधिकतर जो है समबहुलक होते हैं। अब है न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में ही होता है, और ये जो कि एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन है लिविंग टिश्यू का, उसमें ही पाया जाता है, और इसे हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं या न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं बहुत सारे। और यहाँ पे पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं ये इस मैक्रोमोलिक्यूल का जो है बनाते हैं इसको। ये पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के साथ जो है ये समाविष्ट होकर किसी भी जीव उत्तक या कोशिका का वास्तविक वृहत आणविक अंश बनाता है, मैक्रोमोलिक्यूल बनाता है ये किसी भी, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है हमें, इसमें जेनेटिक मटीरियल होता है हमारा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो न्यूक्लिक एसिड जो है ये बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड्स इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड्स जो है इनको 3 विभिन्न रासायनिक घटकों से ये मिलकर बने होते हैं। पहला जो है विषम चक्रीय यौगिक होता है, यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा एक मोनोसैकेराइड होता है, और तीसरा जो है फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट होता है। तो इन तीनों से मिलके जो है हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से, एक मोनोसैकेराइड और एक फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट। सो ये जो है इसमें बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, एक विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजनस क्षार होता है, ये नाइट्रोजनस बेस होता है, जैसे कि एडेनिन है, ग्वानिन है, यूरेसिल, साइटोसिन, थायमिन। तो ये जो एडेनिन और ग्वानिन जो हैं ये दोनों क्या है, प्यूरिन होते हैं। और ये जो है पिरिमिडीन 3 प्रतिस्थापित और पिरिमिडीन है। इनके अलावा एडेनिन और ग्वानिन के अलावा बाकी जैसे यूरेसिल, साइटोसिन और थायमिन, ये तीनों जो है पिरिमिडीन्स होते हैं। इसमें से जो यूरेसिल है वो आरएनए में मिलता है, और थायमिन जो है वो डीएनए में मिलता है। सो यहाँ पे विषम चक्रीय वाले जो कि प्यूरिन और पिरिमिडीन कहते हैं, क्योंकि ये जो न्यूक्लिक एसिड ये 3 से मिलके बना है। तो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है यही है प्यूरिन और पिरिमिडीन्स जो है ये बनाते हैं। और जो शुगर है इसमें वो क्या होती है, या तो वो राइबोज शुगर हो सकती है, मोनोसैकेराइड पेंटोज, या फिर डीऑक्सीराइबोज हो सकती है। सो जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो किस में मिलेगी, डीएनए में मिलेगी, और राइबोज शुगर जो है वो आरएनए में मिलेगी। और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट जो है वो इनके बीच में जो है वो बॉन्ड्स बनाते हैं। सो इस तरह से जो है न्यूक्लिक एसिड इन 3 कंपाउंड से मिलके बना होता है। सो अब प्रोटीन की संरचना क्या है, तो प्रोटीन हमने देखा था कि क्या है, एक विषम बहुलक होता है, यानी हेट्रोपॉलीमर होता है, जिसमें अमीनो एसिड्स की जो है लड़ियों से ये बना होता है। सो यहाँ पे क्या है कि जो इसका स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का, इसकी संरचना का अर्थ जो है वो भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है, इसके अणुओं की संरचना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि हम इनवेरिएबली जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो जो है आणविक सूत्र से होता है, जैसे कि NaCl है, MgCl2 है। और जबकि जो कार्बनिक रसायन विज्ञान है वो अणु की संरचना जैसे कि बेंजीन, नैप्थलीन आदि को ये व्यक्त कर सकते हैं। मतलब ये डिफरेंट जो है जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में जो है इनको किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका जो मॉलिक्यूल्स के रूप में जो है हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 डायमेंशनल व्यू में, जैसे कि बेंजीन, नैप्थलीन। और जबकि जो फिजिसिस्ट होते हैं वो इसको 3 डायमेंशनल व्यूज़ में जो है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं।
सो द्विआयामी तो हो जाएगा केमिस्ट्री में, और भौतिक विज्ञानी जो है त्रिआयामी दृश्य को, और जबकि जो जीव विज्ञानी है वो प्रोटीन की संरचना को जो है 4 तरह से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे 4 लेवल्स होंगे ये जो प्रोटीन है इसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में बायोलॉजी में। तो जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स की, जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन होता है एक प्रोटीन में, सो प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम और इसके स्थान के बारे में, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये इस तरह से जो है किस तरह से सीक्वेंस में लगे हुए हैं, कौन सा अमीनो अम्ल होगा, इसकी जानकारी को भी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। तो यही जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि पहला अमीनो एसिड कहाँ लगा, दूसरा, उसके बाद तीसरा कौन सा है। तो इस तरह से ये जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन हमको मिली है कि पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखो कि प्रोटीन, मान लो कि प्रोटीन एक रेखा है जिसका 2 सिरे हैं, बाएं और दायां सिरा है, ठीक है। सो अब लेफ्ट और राइट एंड है, तो लेफ्ट एंड जो है जहाँ पे फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, ठीक है, और जो राइट एंड है वहाँ पे लास्ट अमीनो एसिड को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। सो ये एक प्राथमिक संरचना दे रखी है प्रोटीन की। सो यहाँ पे जो है सीक्वेंस में कि फर्स्ट वाला यहाँ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जो है ये एक चेन है पॉलीपेप्टाइड्स की। सो फर्दर हम इसको देखेंगे तो एक अल्फा हेलिक्स और एक जो है बीटा हेलिक्स, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसका, वो हमें दिखाई देगा। सो अंतिम पर जो है अमीनो अम्ल होगा। तो फर्स्ट अमीनो एसिड जो है उसे हम एन टर्मिनल कहेंगे। सो प्रथम अमीनो अम्ल को हम नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं, एन टर्मिनल अमीनो एसिड, और जो लास्ट वाला अमीनो एसिड है उसे हम सी टर्मिनल या कार्बन सिरा अमीनो एसिड कहते हैं। सो ये प्रोटीन की जो लड़ी है वो हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी संरचना नहीं होती है। यहाँ पे ये जो है कुंडली की तरह मुड़ी हुई होती है, जैसे कि यहाँ देखो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका, इस तरह से। और कुछ जो अंश है इसका वो कुंडलित रूप में भी जो है व्यवस्थित होता है। इसकी प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियाँ ही मिलती हैं। ये जो हेलिक्स है ये जो रिवॉल्विंग स्टेयरकेस है उसके सिमिलर होता है यहाँ पे। प्रोटीन्स में सिर्फ राइट हैंडेड हेलिकल्स ही जो है ऑब्जर्व होते हैं, और अदर जो रीजन्स है प्रोटीन थ्रेड के वो फोल्डेड रहते हैं इनटू द फॉर्म्स, जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। यहाँ ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं इसके, तो इन्हें हम द्वितीयक संरचना कहते हैं। इसके अलावा जो है प्रोटीन एक लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के जो है खोखले रूप के समान जो है मुड़ी हुई हो सकती है, यानी एक के ऊपर एक जो है ये थ्रेड जो है फोल्ड हो सकते हैं। जो वूल है, हॉलो वूलन बॉल होती है ना, उसकी तरह सेल्फ अपने ऊपर ही जो है, तो वो जो है टर्चरी स्ट्रक्चर यानी तृतीयक संरचना को जो है, ये देखो यहाँ पे एक के ऊपर एक जो है खुद ही यहाँ पे एक ऊन जैसा जो है बॉल बना रही है, तो ये टर्चरी स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। तो ये हमको 3 डायमेंशनल व्यू देता है प्रोटीन का। टर्चरी स्ट्रक्चर जो है इसका तृतीयक जो संरचना है ये क्या है कि जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक होती है, एब्सोल्युटली नेसेसरी होती है फॉर बायोलॉजिकली, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है प्रोटीन की उसको करने के लिए। उसके बाद जो फोर्थ जो चतुष्क संरचना है इसकी, क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है उसमें ये और भी हाईली जो है कॉइल हो जाएगा। कुछ प्रोटीनों में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाइयों के समूह होते हैं, जिस ढंग से ये पॉलीपेप्टाइड या उप इकाई एक दूसरे के ऊपर जो है व्यवस्थित होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए गोले की सीधी लड़ी या फिर गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या फिर पट्टिका की संरचना आदि दे। तो ये जो है, ये जो संरचना है इसे हम चतुष्क संरचना कहते हैं, यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, यानी लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्फेयर बना लेगा, स्फेयर अरेंज इन अपॉन वन अनदर। ये क्यूब या फिर प्लेट के फॉर्म में भी जो है हो सकता है। ये आर्किटेक्चर जो है इस प्रोटीन का ये होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एडल्ट ह्यूमन में हीमोग्लोबिन में जो है 4 सब यूनिट्स होती हैं, 4 सब यूनिट का बना होता है, और इसमें 2 जो है एक दूसरे के समान होते हैं। तो 2 तो अल्फा खंड होते हैं और 2 बीटा होते हैं। ये इसमें जो है एक म्यूटेशन होता है, जैसे जो है हेरिडिटरी डिजीज़ होती है एक,
जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पे क्या है, जो आपस में मिलकर मनुष्य का हीमोग्लोबिन बनाता है, यानी कि 2 तो अल्फ़ा है और 2 बीटा है, जो सब यूनिट्स है, और ये दोनों मिलकर जो है क्या बनाई गई, हमारा हीमोग्लोबिन बनाती है ह्यूमंस का। सो अब उसके बाद जो है हम देख लेते हैं, ये हो गया प्रोटीन का स्ट्रक्चर। यहाँ देखो, ये एक द्वितीयक संरचना है जो हेलिकल स्ट्रक्चर दर्शा रही है, और एक तृतीयक संरचना है टर्शरी स्ट्रक्चर, जो कि कॉइल्ड है बहुत इस तरह से। सो अब नेक्स्ट जो है वो है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, यानी एक बहुलक में एककों को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ जो पॉलीपेप्टाइड है या फिर प्रोटीन है, इसमें क्या होता है, अमीनो अम्ल जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ये कैसे बनता है, जब कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एक अमीनो एसिड से रिएक्ट करता हो उसके अमीनो ग्रुप से ना। सो कार्बोक्सिल ग्रुप समूह अगले जो है अम्ल के अमीनो ग्रुप समूह के बीच अभिक्रिया होती है, और उसके बाद क्या होता है कि जो जल का अणु है वो निकल जाता है, तो उसके बाद जो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है उन दोनों के बीच में। तो इस तरह से जो ये चेन बनती रहती है। सो ये जो प्रोसेस है इसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है वाटर का। सो पॉलीसैकेराइड्स जो है वो इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जो कि लिंक होते हैं बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, यानी पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड है में जो मोनोसैकेराइड है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। सो ये बंध जो है भी निर्जलीकरण के द्वारा ही बनता है, यानी डिहाइड्रेशन से ही बनता है। ये भी पेप्टाइड बॉन्ड भी डिहाइड्रेशन से बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी जो है डिहाइड्रेशन से बन रहा है, वाटर जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है। सो ये जो बॉन्ड है जो कि 2 कार्बन एटम्स के बीच में हुआ है, जो एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स है उनके 2 कार्बन एटम्स के बीच में ये बनेगा, के बीच बनता है। और न्यूक्लिक अम्ल में एक न्यूक्लियोटाइड में एक शर्करा के जो 3 कार्बन है, कार्बन अनुवर्ती न्यूक्लियोटाइड के शर्करा के 5 वाला जो कार्बन है उसके साथ ही फॉस्फेट समूह से जुड़ा होता है, यानी 3' जो कार्बन है ऑफ 1 शुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, तो 5' कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। सो इस तरह से जो होता है। तो यहाँ 3' एंड है तो यहाँ पे 5' एंड होगा, और इनके बीच में जो है ये जो बॉन्ड्स हैं वो बनेंगे। तो ये जो बॉन्ड है जो फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होता है, और ग्रुप ऑफ शुगर इज एन ईस्टर बॉन्ड है ये। सो ये एज देर इज़ वन सच ईस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड, और तो इसे हम फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो शर्करा के फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच में जो बंध बनता है उसे वो एक ईस्टर बंध होता है, और दोनों तरफ के जो बंध हैं ईस्टर बंध मिल के जो है फॉस्फोडाइस्टर बंध बनाते हैं, उसे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो बहुत सारे जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो है वो शो करता है। विभिन्न प्रकार की द्वितीयक संरचना यहाँ पे मिलती है न्यूक्लिक अम्ल में, जैसे कि वाटसन और क्रिक का जो है उसमें डीएनए की द्वितीयक संरचना को प्रदर्शित करता है। वाटसन क्रिक वाला जो है मॉडल जो एग्जिबिट करता है डीएनए की स्ट्रक्चर, और उसके अलावा इस मॉडल को हम जो है ये मॉडल जो है कहता है कि डीएनए एग्जिस्ट एज डबल हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स के फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट करता है, ये वाटसन एंड क्रिक ने कहा था। सो यही जो है इसका मोस्ट एक्सेप्टेड जो है मॉडल है। सो यहाँ पे डीएनए एक दोहरी कुंडली के रूप में मिलता है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की दोनों लड़ियाँ प्रति समांतर हैं जो एक दूसरे को विपरीत, एक दूसरे की जो है ये एंटी पैरेलल होती है। जो दोनों स्ट्रैंड्स है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के एंटी पैरेलल है, हमने देखा 3' एंड और 5' एंड से जो है यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन में रन करती है। सो इनका जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट ग्रुप चेन से बना होता है, यानी इनका मुख्य भाग जो है शर्करा फॉस्फेट शर्करा श्रृंखला से बना होता है, और नाइट्रोजन क्षार जो है वो एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए मुख्य भाग पर लगभग लंबवत जो है यहाँ पे प्रक्षेपित होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और ये इनसाइड की तरफ जो है फेस करते हैं। ए और जी जो है एक यहाँ पे ए और जी अनिवार्यता दूसरे लड़ी के क्षार क्रमशः टी और सी के क्षार युग्म बनाते हैं, यानी ए और जी जो है वो टी और सी के साथ जो है बेस पेयर्स बनाएंगे रिस्पेक्टिवली। ए टी के साथ बनाता है और जी सी के साथ बनाता है एक स्ट्रैंड पर। यहाँ जो है ये इस तरह से लगे होंगे, तो इस तरह से ए
और यहाँ एक पिरिमिडीन, एक जो है प्यूरिन, A, T, C और G। सो ये जो है इस तरह से यहाँ देखो डायग्राम में दे रखा है, ये 3 डैश एंड ये 5 डैश एंड है। सो ये थाइमिन और एडेनिन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन। सो ये यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो है ट्रिपल बॉन्ड ये बना रहे हैं। सो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे A और T के बीच में, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे G और C के बीच में। यहाँ ये डबल बॉन्ड दिख रहा है और हमको ये G और C के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है हाइड्रोजन का। सो अब क्या है कि हर एक स्ट्रैंड जो है वो एक हेलिकल स्टेयरकेस के रूप में दिखेगा हमको। सो घुमावदार सीढ़ी जैसा ये प्रतीत होता है हमको। तो प्रत्येक जो सीढ़ी है उस पर प्रत्येक पद क्षार युग्मकों का बना होता है, ये बेस पेयर्स का जो है ये बना होता है। और यहाँ पे जो कुंडलित श्रृंखला में है, तो ये जो सीढ़ी है इस पर प्रत्येक पद पे जो है 360 कोण से ये घुमाव होता है। यहाँ पे 360 पे जो है ये स्ट्रैंड जो है वो टर्न होते हैं। सॉरी 360 नहीं, 36 डिग्री होगा ये। 36 डिग्री पर जो है ये स्ट्रैंड जो है वो टर्न होता है। और 1 फुल टर्न जो है हेलिकल स्ट्रैंड का ये इन्वॉल्व करेगा 10 स्टेप्स को या फिर 10 बेस पेयर्स को। यानी एक जो घुमाव है उसमें 10 बेस पेयर्स रहेंगे, और उसमें जो है इसकी जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी एक पूर्ण घुमाव की। यानी इस तरह से जो है ये, सो यहाँ पे 10 बेस पेयर्स रहेंगे और इसकी जो है लंबाई, जो घुमाव की जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, जबकि 2 क्षार युग्मकों के बीच की जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, क्योंकि 10 बेस पेयर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये टोटल 34 है, तो 2 के बीच की जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी डिस्टेंस। और जो है ये फॉर्म करेगा डीएनए को। तो ये डीएनए जो है, इस तरह का जो डीएनए, इसे हम बी डीएनए कहते हैं। सो ये बी डीएनए कहते हैं। ये जो डीएनए हमने अभी बताया कि AT और GC और 36 डिग्री पे जो है ये टर्न करता है, जो स्ट्रैंड टर्न करता है 36 डिग्री पे, और जो इसका ये टोटल जो लेंथ है ये 34 एंगस्ट्रॉम है। और जो पर बेस पेयर है जो उनमें 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस रहता है। तो ये बी डीएनए है। डीएनए और भी टाइप के होते हैं। सो बाद में हम पढ़ेंगे आगे कि जो डीएनए है वो अलग अलग तरह के जो कौन से वाले डीएनए हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू ही करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए।